हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 24th क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। इसके प्रीवियस वाले सवाल हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं। ओके, और आई होप आप सभी ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वन शॉट वीडियो जो हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने बनाया हुआ है वो तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, या फिर अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट एकदम पक्के हैं, तो देर किस बात की, चलो एंड लेट्स रॉक। चलो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द लोअर एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ओके, तो हमें तो पता ही है बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, तो कुछ ऐसा ही नीचे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। अब हो क्या रहा है इस केस में, देखो हम लोग एल्यूमिनियम से गैलियम तक जा रहे हैं, तब हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही एब्सोल्युटली। ओके, अब नए शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ये भी हमें पता ही है। तो नए शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो कोर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है। ओके, तो इसका मतलब शील्डिंग बढ़नी चाहिए थी, राइट। पर हो क्या रहा है, देखो गैलियम जो है हमारा, उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप तो लास्ट में NH2 NP1 ही होगा, पर उसके पहले के कॉन्फ़िगरेशन में कोर इलेक्ट्रॉन्स में इसकी 10d इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, पर ये 10d इलेक्ट्रॉन भी शामिल है उस कोर इलेक्ट्रॉन में जो बहुत ही निकम्मे हैं, बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं। तो इसके वजह से जो शील्डिंग बढ़नी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, शील्डिंग काफी पुअर हो रही है। काफी पुअर हो रही है तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, शील्डिंग काफी पुअर हो रही है तो क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को पास। बस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा तो एल्यूमिनियम के केस में जो हमारा साइज था उससे भी कम हो रहा है गैलियम के केस में हमारा साइज। ओके, बस यही रीजन है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट आर एलोट्रोप्स? स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नेमली डायमंड एंड ग्राफाइट। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू एलोट्रोप्स। ओके, तो एक एक करके एक एक सवाल का आंसर दे देते। चलो व्हाट आर एलोट्रोप्स पहले ये बता देते। एलोट्रोप्स क्या होता है, देखो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। किसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म? भाई सेम एलिमेंट के। ओके, और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है सेम एलिमेंट के, ये सेम फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, तो ही हम इन्हें कहते हैं एलोट्रोप्स। अब एग्जांपल की मदद से थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। देखो सेम एलिमेंट कार्बन ले लिया हम लोगों ने, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है। देखो डायमंड, ग्राफाइट अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में, देखो स्ट्रक्चर अलग है इनका, इनका भी स्ट्रक्चर अलग है। अब ये सेम फिजिकल स्टेट में है क्या? यस जरूर। देखो ये सॉलिड में है ग्राफाइट, ये भी सॉलिड में है, तो इसीलिए हम लोग कार्बन के एलोट्रोप्स कहते हैं, डायमंड और ग्राफाइट है। समझ गया? ओके, अब पूछा क्या हमसे कि स्ट्रक्चर बनाओ दिए दो एलोट्रोप्स का, कार्बन और कार्बन के, डायमंड और ग्राफाइट का स्ट्रक्चर बना लो। ओके, तो स्ट्रक्चर के लिए देखो आप क्या करना, आपको तो कॉन्सेप्ट पता ही है। एक कार्बन चार कार्बन के साथ जुड़ रहा है, फिर वो कार्बन और चार कार्बन के साथ जुड़ रहा है, राइट। तो यही करना है, बस ये कार्बन को चार कार्बन के साथ जोड़ दो, 1 2 3 4 ऐसे। फिर इसको दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दो, अब ये भी चार कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ओके, पर इतना कॉम्प्लिकेट मत करना, स्ट्रक्चर इजी बता रहा हूं। इसको दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दो, सिंपल। अब इसे चार कार्बन के साथ जोड़ दो, दूसरे 1 2 3, और ये पहले वाले के साथ तो पहले से जुड़ा हुआ है 4। ऐसे ही इसके साथ भी करो, इसको भी दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दो और इसे 4 के साथ जोड़ दो। देखो 1 2 3 और पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ है 4। सेम इसके साथ, इसको एक कार्बन के साथ जोड़ दो और इसे 4 के साथ जोड़ दो, 1 2 3। अब इसे क्यों नहीं जोड़ दिया हम लोग ने 4 के साथ? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लग जाएगा, स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिख पाएगा। ओके, अब बस इतना ही ड्रॉ कर दोगे तो भी काम बन जाएगा डायमंड के स्ट्रक्चर में। इजी था? यस। अब ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये तो सिंपल ही है, एकदम हेक्सागोनल रिंग्स बना दो एक ही प्लेन में, कुछ ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बना दी, ये तो कार्बन की है, बना दो। और फिर
नीचे वाले प्लेन में भी ऐसी हेक्सागोनल रिंग्स बना दो। फिर देखो इनको, इनमें से बीच में वैन डर वाल्स फोर्स दिखा दो, बस खत्म। ये ऐसे, ये कार्बन का ये कार्बन के साथ, ये कार्बन का ये कार्बन के साथ, ये कार्बन का ये कार्बन के साथ, ऐसे ही ओके दिखा दो वैन डर वाल्स फोर्स, बस। तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर भी बन गया। अब व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू एलोट्रॉप्स। अब ये सवाल देखो, कुछ याद आ रहा है, हम लोग ने पढ़ा है कि हम लोग ने डायमंड का अलग प्रॉपर्टी, ग्राफाइट के अलग प्रॉपर्टी उनके स्ट्रक्चर पर कैसे डिपेंड करते हैं, यही तो पढ़ा था राइट। तो यही तो पूछ रहे हैं हमें कि स्ट्रक्चर का कैसा इंपैक्ट होता है इनके प्रॉपर्टीज पर। डायमंड का हार्ड स्ट्रक्चर, मतलब डायमंड हार्ड होता है, ग्राफाइट सॉफ्ट होता है, क्यों होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग ने देखा था। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों करता है, ये भी हम लोग ने देखा था। तो आप जाके देख सकते हो प्रीवियस सवाल में। ओके, तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्लासिफाई फॉलोइंग ऑक्साइड्स एज न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। ओके, तो कुछ ऑक्साइड्स दिए हमें, फिर क्या बोला है, राइट सुटेबल केमिकल इक्वेशंस टू शो देयर नेचर। ओके, तो सिर्फ बता के छोड़ना देना है कि कौन सा टाइप का ऑक्साइड है, उसके रिएक्शन भी बताना है जस्टिफाई करने के लिए कि ये क्यों एसिडिक है, क्यों न्यूट्रल है, या फिर क्यों एम्फोटेरिक है। कोई मतलब वैसे तो न्यूट्रल का तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, पर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को प्रूव करने के लिए हमें रिएक्शंस लिखने हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो शुरुआत ही की है न्यूट्रल ऑक्साइड से। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है क्योंकि ये ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना ही बेसिस के साथ। ओके, तो एसिड के साथ भी नहीं, बेस के साथ भी नहीं, इसीलिए न्यूट्रल। ओके, फिर B2O3, ओके, बोरिक ऑक्साइड, ये भी पढ़ा हम लोग ने चैप्टर में। ये है भैया एसिडिक ऑक्साइड। ओके, मैं ए लिख देता हूं एसिडिक ऑक्साइड के लिए। अब इसका मतलब ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना देगा, राइट। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ। चलो, तो मैंने लिया बोरिक ऑक्साइड, फिर मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या मिलेगा मुझे, हम लोग ने पढ़ा चैप्टर में, कुछ सोडियम मेटाबोरेट करके चीज बनती है, राइट, बोरैक्स बीड में, वैसे ही कुछ बनेगा, राइट। सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, जब हम लोग मेटा लगाते तब ये से Na के बाद जो ग्रुप हम, मतलब जो भी एलिमेंट हम लोग लगा रहे हैं, जैसे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तो NaAlO2 होगा, सोडियम मेटाबोरेट तो NaBO2 होगा। ओके, तो ये बनेगा, ये सॉल्ट है और पानी बनेगा, हमें तो पता ही है। अब बैलेंस कर देते, तो बोरॉन 2 है तो यहाँ पर 2 बोरॉन ले लिए, 2 Na हो गए, 2 Na हो गए। चलो, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 1 5, तो यहाँ पर 2 और 3 5, और हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ पर कितने, 2। ओके, खत्म। चलो, अब बढ़ते आगे SiO2 पर। ओके, ये वाला अपना, तो ये सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड है ये भी एसिडिक ऑक्साइड ही है। क्यों, क्योंकि ये भी बेसिस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। देखो SiO2 हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा ही है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है और HF के साथ रिएक्ट करता है SiO2, राइट। तो NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बनाता है Na2SiO3। ओके, और पानी निकलेगा बाहर। बैलेंस कर देते, 2 Na है तो 2 Na है, Si1 Si1, O3 और 1 4, यहाँ पर देखो 2 और 2 4, और बचा क्या, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हो गया पूरा। चलो, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हम लोग को तो पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्यों, ये भी बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ही बना देता है, सोडियम कार्बोनेट बना दो। चलो, तो CO2 ले लिया मैंने, NaOH ले लिया। ओके, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na2CO3, बहुत पढ़ा इसे हम लोग ने। ओके, फिर पानी निकलेगा, खत्म। तो Na2, इन रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। Na2, फिर कार्बन एक ही है, राइट, ऑक्सीजन 3 और 1 4, तो देखो 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, खत्म। बड़ी जेनरिक वाले मतलब बड़ी ऐसे जनरल टाइप की रिएक्शंस है ये। Al2O3, अब आते हैं Al2O3 पर, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, और ये PbO2 जो है ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही है। ओके, कैसे, क्योंकि ये दोनों भी एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो चलो, अब एक एक करके इनका एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो देखो, अब ये है एम्फोटेरिक, तो मैं लिख देता हूँ AMPH, ऐसे लिख देता हूँ। ओके, अब इसका एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं पहले। ओके, तो Al2O3 ले लिया मैंने, अब एसिड कौन सा ले लो, चलो H2SO4 ले लेते हैं। ओके, तो क्या बना देगा, सॉल्ट बनेगा। तो ये एल्यूमिनियम, ये सल्फेट आ जाएंगे एक साथ, इनका मिलन होगा तो बनेगा क्या, Al2SO4 थ्राइस। अब हमें पता है कैसे हो रहा है, ये Al2 कैसे आ गए, सल्फेट के 3 कैसे आ गए, चार्ज बैलेंस करने के लिए। Al के ऊपर 3+ है, इसके ऊपर 2- है, तो 3+ है तो 2 लगेंगे तो +6 हो जाएगा। यहाँ पर 2- है तो 3 लगेंगे, राइट, तो -6 हो जाएगा। तो न्यूट्रल होने के लिए अब यहाँ पर 2 लगेंगे, इसलिए Al2 2,
SO4 3 लगेगी इसलिए SO4 3 ऐसे, ओके। और फिर से वही पानी बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर देखो सल्फेट कितने हैं, मतलब सल्फर कितना है 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 लेना पड़ेगा, राइट। अब इसकी वजह से सब चक्कर उल्टा हो जाएगा। देखो अभी आते ऑक्सीजन के ऊपर, तो 3 4 12 और फिर कितना है 3, फिर 15 हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखो 4 3 12, तो यहाँ पर हमें 3 लेना पड़ेगा, 15 हो गया। अब हाइड्रोजन पर आते हैं, 3 2 6, चलो 3 2 6, ठीक है। अब सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब बचा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, खत्म। चलो अब आते हैं Al2O3 का बेस के साथ वाला रिएक्शन। तो Al2O3, ओके, ये बेस लेते हैं हम लोग NaOH, ओके। फिर क्या बनेगा NaAlO2, ऐसा ही देखो जैसे कि NaBO2 बना, सोडियम मेटाबोरेट, वैसे ही सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, ओके, सॉल्ट बन गया, फिर पानी निकलेगा बाहर, खत्म। तो यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर देखो Al एक ही है, यहाँ पर Al 2 है, तो यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे, तो 2 Na हो गए, तो 2 Na कर दिया, फिर ऑक्सीजन 4 1 5 2 और 3 5, ओके। और फिर हाइड्रोजन 2, बाकी का देखो ठीक से, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है, राइट। चलो अब देखा था हम लोग ने Al2O3 तक, अब PbO2 का देखते हैं। तो PbO2 भी हमें पता है कैसा है, एम्फोटेरिक ही ऑक्साइड है ये भी, तो इसका भी एसिड के साथ भी रिएक्शन देखते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन देखते हैं, ओके। चलो तो एसिड के साथ PbO2 प्लस, चलो H2SO4 ले लेते हैं, तो क्या हुआ PbSO4 बनेगा, कि ये PbSO4 को चुरा के लेके जाएगा, इसे समझ लो। और पानी वो तो बनना ही है, और इसके साथ ऑक्सीजन भी गिफ्ट में फ्री आ जाता है, ओके। यहाँ पर अभी बैलेंस करते समय पे आप देखोगे तो 4 और 1 5 6 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, तो क्या कर देते 12 कर देते दोनों साइड भी, ओके, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 करने के लिए क्या करते 2 4 8, फिर यहाँ पर 2 10, फिर 12। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने 2 Pb कर दिया, तो यहाँ पर भी कुछ 2 ही Pb होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 कर देते, चलो तो 2 2 4 हो गया। अब ये भी 4, तो हमें क्या चाहिए अभी, और 4 चाहिए, राइट, तो इंटू 2 कर देते, राइट, तो 2 2 4 2 4 8, तो होगी 4 और 8 12, यहाँ पर भी 12। अब बाकी की चीजें भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी शायद, 2 Pb है, राइट, फिर 2s है, तो 2s हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, फिर H2 और 4 है H, तो यहाँ पर भी H2 4H है, ओके। चलो अब बढ़ते हैं आगे, PbO2 का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। अब सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन भी दिखेगा हमें, जैसे कि देखो SiO2 रिएक्ट कर रहा था NaOH के साथ, तो क्या बन रहा था Na2SiO3, वैसे ही कुछ बनेगा, सोडियम सिलिकेट बन रहा था, यहाँ पर Na2 PbO3 बनेगा, राइट, एक ही ग्रुप वाले एक जैसे ही बिहेव करेंगे, राइट। तो क्या होगा ये है सोडियम प्लम्बेट, वो सोडियम सिलिकेट था, ये प्लम्बेट है, ओके। और फिर क्या होगा, पानी निकलेगा बाहर, वो तो बनना ही है। अब 2 Na, फिर Pb, देखो यहाँ पर एक ही Pb है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 1 4, यहाँ पर 2 और 2 4, 2 हाइड्रोजन बरोबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, Tl2O3। अब ये भैया है बेसिक ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और सॉल्ट बना देते, तो चलो इनका रिएक्शन देखते हैं एसिड के साथ। तो Tl2O3 HCl ले लेते, चलो तो क्या बना देगा TlCl3, हमने तो पढ़ा ही है एक क्वेश्चन में इसके बारे में भी, तो TlCl3 बन रहा है, पानी तो निकलेगा ही। बैलेंस करते तो यहाँ पर 2 Tl है, तो 2 Tl आने चाहिए, फिर 6 Cl हो गए, 6 Cl 6H, तो देखो 6H 3O 3O हो गया, ओके। तो देख लिया हम लोग ने सारे ऑक्साइड्स, उनका नेचर, उनके रिएक्शन के साथ। तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। In some of the reactions, thallium resembles aluminium, whereas in others, it resembles with group 1 metals. Support this statement by giving some evidences. Okay? तो चलो अब थैलियम एल्यूमिनियम की तरह रिजेंबल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो करता है, और ग्रुप 1 मेटल की तरह क्यों रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन भी शो करता है। अभी देखो +3 तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट, और +1 क्यों शो करता है ये भी हम लोग को पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब एविडेंस क्या है हमारे पास कि ये भाई रिजेंबल कर रहा है, कैसे, क्योंकि ये एल्यूमिनियम, अब पहले देखते हैं एल्यूमिनियम से कैसे रिजेंबल कर रहा है, इसके क्या एविडेंस है। तो एल्यूमिनियम जैसे हमारा AlCl3 बनाता है, वैसे थैलियम भी TlCl3 बनाता है, जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है, वैसे थैलियम भी Tl2O3 बनाता है, राइट।
प्लस एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, हमें पता ही है, कोवेलेंसी एक्सपांड करके उसकी AlF6 करके, ओके 3-, वैसे ही थैलियम भी कुछ कम नहीं, थैलियम भी कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ओके TlF6 3-। अब ये तो हो गए इसके एविडेंसेस कि भाई इसके जैसे रिजेंबल हो रहे हैं। इसका क्या, ग्रुप 1 मेटल के जैसा कैसे हम लोग बोल रहे हैं रिजेंबल हो रहे हैं, क्या एविडेंस है हमारे पास, देखो TlCl बनता है सेम टू सेम एकदम ग्रुप 1 के मेटल क्लोराइड्स की जैसे, NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। Tl2O बनता है सेम टू सेम ग्रुप 1 के ऑक्साइड के जैसे कि हम लोग Na2O देखे हैं, राइट। तो ये कुछ एविडेंसेस है कि ये ग्रुप 1 जैसे बिहेव कर रहे हैं, ये एविडेंसेस है कुछ ये कि ये एल्यूमिनियम जैसे बिहेव कर रहे हैं, बता दिया। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। When metal X is treated with sodium hydroxide, a white precipitate A is obtained। अब ये थोड़ा सवाल ना मजेदार है, कुछ गेम जैसा सवाल है, पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा दिमाग को। तो चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं पहले सवाल को। तो X मेटल लिया है, उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बोल रहे हैं हमें, व्हाइट प्रेसिपिटेट A हमें मिल रहा है। चलो ठीक है भाई, A मिल रहा है हमें जो व्हाइट PPT है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। Which is soluble in excess of NaOH। अब ये जो व्हाइट PPT मिल रहा है यही जो है बोल रहे हैं कि सोल्यूबल है किसमें, एक्सेस ऑफ NaOH में। चलो ठीक है, अब क्या बन रहा है, ये एक्सेस ऑफ NaOH में सोल्यूबल है, जो दे क्या रहा है हमें, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स B। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, सोल्यूबल है, राइट। चलो कंपाउंड A सोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl टू फॉर्म कंपाउंड C। अब यही जो है ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके हमें C दे रहा है, ओके। ये A जो है ये डाइल्यूट HCl में सोल्यूबल भी है। चलो फिर द कंपाउंड A व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स D। अब फिर से इसी को हम लोग अगर हीट करेंगे तो हमें D मिलेगा बोल रहे, विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल। अब ये यूज होता है टू एक्सट्रैक्ट मेटल। तो पूछ रहे हैं हमें गेम में ABCD कौन है, राइट, और X भी कौन है ये भी बताओ। तो X से शुरुआत करेंगे, तो X तो बताएंगे हम लोग, एंड राइट द सूटेबल इक्वेशंस टू सपोर्ट देयर आइडेंटिटीज। तो चलो अब गेम शुरुआत करते हैं। X जो हम लोग है ले रहे हैं, X हमारा एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम ही NaOH के साथ रिएक्ट करके हमें देता है AlOH थ्राइस, जो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो हमको बोला है, देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ओके। तो इसको बैलेंस करेंगे ठीक से ढंग से, तो देखो OH 3 है तो 3 ले लिया मैंने OH, 3 Na ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे Na+ बन के, और ये Al जो है देखो एक Al है, ओके। अब यही AlOH थ्राइस क्या बोला है हमें, सोल्यूबल है एक्सेस NaOH में, तो इसी का रिएक्शन लिखना पड़ेगा हम लोग को, AlOH थ्राइस एक्सेस में हम लोग ने ले लिया NaOH, तो क्या बन रहा है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर में ये कॉम्प्लेक्स, याद करो थोड़ा, आ जाएगा तुम लोग को याद, हम लोग ने ये NCERT सॉल्यूशंस में भी देखा है। AlOH4 हो जाता है, देखो AlOH3 की कैपेसिटी है, एल्यूमिनियम की 3 OH की कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा यहाँ से ले लेगा तो AlOH4- बन जाता है। इसी माइनस को बैलेंस करने के लिए समझ लो Na+ आ जाएगा। चलो बोलेगा मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ, ऐसे बन के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ओके। तो ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ओके। तो अपना X तो ये है, राइट, ओके, A तो ये है। अब ये जो है हमारा B है, देखो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स B भी मिल गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, C को ढूंढते हैं। C क्या है, इसी A को हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें C मिल जाएगा। चलो A हमारा हमें तो पता ही है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं इसे, तो C क्या बनेगा, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl AlCl3 बन जाता है, ओके। तो AlCl3, अब कितने Cl है, 3 है, तो यहाँ पर 3 Cl हो जाएंगे, ये डाइल्यूट लिखा है मैंने, ओके। ये 3 Cl है, फिर H3 है, यहाँ पर 3H है, 6H है, तो वाटर तो बनेगा ही, और बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, तो 6H और 3O, देखो 3O खत्म, एल्यूमिनियम तो एक ही है। चलो ये तो है हमारा, हमें मिल गया, ये हमारा है कौन सा, C वाला है शायद ये, राइट, ये B था, ये C है, करेक्ट। अब क्या पूछा हमें, इसी A को हम लोग क्या करने वाले थे, अब C हो गया तो D बनाने वाले थे हीट करके, तो इसी को हम लोग जब हीट करते A को, हमारे AlOH थ्राइस को, तो हमें मिलता है एल्यूमिना Al2O3 और पानी निकलता है, ओके। तो अब यहां पर इसको बैलेंस कर देंगे, 2 Al है तो यहाँ पर 2 Al,
देखो 6H है तो 6H 6O हो जाएंगे, ओके, 3O 2O 6O 3O 3O 6O हो गए, खत्म। और यही जो हमारा D है, ओके, एल्यूमिना, ये यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम मेटल। ये आप पढ़ोगे क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 में, एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे कि एल्यूमिना से हम लोग कैसे एल्यूमिनियम पाते हैं। ओके, तो पूरी कहानी हम लोग ने समझ ली। एक्स क्या है, एल्यूमिनियम। ए क्या देखा हम लोगों ने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बी क्या था, देखो अंडरलाइन कर देता हूं, बी ये था, ए ये था, एक्स ये था, तो एक्स ए बी सी भी हो गया, और हम लोग ने डी भी ढूंढ लिया, एबीसीडी भी हो गई पूरी। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग ने काफी बार डिस्कस किया, इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज को। ओके, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ये NS2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर NS जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, इनका रिलक्टेंस टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। रिलक्टेंस मतलब खुशी खुशी से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अब क्यों? क्योंकि ये जो N-1D इलेक्ट्रॉन्स है और N-2 F इलेक्ट्रॉन्स है, ये काफी पुअर शील्डिंग करते हैं, इसीलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अब कैसे भाई, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, समझ में आएगी, थोड़ा और 1 मिनट ये चीज सुन लो, फिर हम लोग समझ लेंगे इस चीज को। देखो ये शो करते हैं कौन से एलिमेंट्स, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ओके, और वो भी हेवियर वाले। ओके, अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल, अब समझ में आ जाएगा चीजें। तो हेवियर वाले तो हम लोग को पता है, डाउन द ग्रुप हम लोग जब नीचे जाते हैं तो वो वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनमें ऐसा होता है, इनमें ये जो NS इलेक्ट्रॉन्स है ये रिलक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते इन केमिकल बॉन्डिंग। कैसे? चलो ग्रुप 13 वाला लेते हैं हम लोग एग्जांपल। तो उसमें देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब हमें पता ही है कि देखो ये जो है हेवियर एलिमेंट्स है, अब इनके जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, तो इसमें हमें पता है ये D इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, क्योंकि इससे पहले 3D वाला ऑर्बिटल भरता है तो 3D इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर 4D इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर 5D इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, थैलियम में, और यहां पर 4F इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे थैलियम के केस में। ओके, तो देखो अब न्यूक्लियस इनका यहां पर है, समझ लो अंदर, ये कोर इलेक्ट्रॉन्स में ये इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, बाकी के भी इलेक्ट्रॉन्स है, पर कोर इलेक्ट्रॉन्स में 3D है, 4D वाले इलेक्ट्रॉन्स है, और इनके केस में 4F और 5D वाले भी है। अब होगा क्या, हम लोग को तो पता ही है ये निकम्मे ही होते, 3D इलेक्ट्रॉन्स 5 और 4D इलेक्ट्रॉन्स, और ये F वाले इलेक्ट्रॉन्स, इन जनरल D और F वाले इलेक्ट्रॉन्स निकम्मे होते, शील्डिंग नहीं करते अच्छे से, इसीलिए तो ये अच्छे से शील्डिंग करेंगे नहीं, तो क्या होगा, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है, जो आउटर मोस्ट हमारा NS2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, इनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, तो ये NS वाले इलेक्ट्रॉन्स को एकदम पकड़ के रखेंगे, बस इसीलिए फिर ये पार्टिसिपेट नहीं करते इन केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो होता क्या है, देखो अब NS2 के बाहर NP1 है, तो इनको अच्छे से पकड़ के रखते हैं ना, इसीलिए ये NP वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, यही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और इसीलिए ये जो हेवियर एलिमेंट्स है ये कुछ समझ लो एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अलग अलग होगा ये एक्स, और ये कैसा मिलेगा हमें, देखो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो 2 से, तो हमें मिल जाएगा ये एक्स का वैल्यू। जैसे कि हम लोग ने ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रुप 13 में जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो NS2 NP1 कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 है, तो 3 - 2 कर देंगे, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए देखो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब ये कहाँ से आया, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, यहाँ पर सामने सामने दिख रहा है, S वाले इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा एकदम अच्छे से, बोलेगा जाओ ही मत प्लीज, तो फिर ये एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचेगा, राइट, जो पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसीलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बस इतनी ही बात है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन एलोट्रॉपी। तो देखो एलोट्रॉपी मतलब क्या, तो हम लोग ने एलोट्रॉप्स मतलब देखा था, एलोट्रॉपी मतलब सेम ही चीज होती है। एलोट्रॉपी मतलब सेम एलिमेंट का एग्जिस्ट करना, किसमें एग्जिस्ट करना, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में, राइट, और सेम फिजिकल स्टेट में। ओके, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है ये सेम फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी। ओके, ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को उस सेम एलिमेंट के हम उन्हें कहते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कि हम लोग को पता ही है कार्बन एलोट्रॉपी शो करती है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, ऑल दोस थिंग्स, राइट।
यही उसके एग्जांपल्स हैं। ओके, कार्बन के अलावा भी कई एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं, जैसे कि सल्फर भी एलोट्रॉपी शो करता है, राइट। ओके, चलो अब देखते हैं कैटानेशन के बारे में। तो कैटानेशन मतलब ये भी एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी है। ओके, तो कैसी प्रॉपर्टी है, जिसमें एलिमेंट के जो एटम्स है ये लिंक होते हैं, राइट, टू फॉर्म चेन एंड रिंग्स। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटानेशन। तो हम लोग को पता ही है कार्बन, सेम कार्बन कैसा, ऐसे चेन के फॉर्म में जुड़ जाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऐसे, राइट। रिंग भी बनाता है कार्बन हमारा ऐसे। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पढ़ोगे ही, बहुत सारे कंपाउंड्स जो कार्बन बनाता है इन द फॉर्म ऑफ चेन, इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये भी थोड़ा मजेदार वाला सवाल है, इसमें भी थोड़ा गेम खेलेंगे, ऐसा ही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो सर्टेन सॉल्ट X गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। चलो अब यहाँ पर सारी बातें X की चल रही है, अब ढूंढते हैं X कौन है। तो बताया क्या कि X का जो एक्वियस सॉल्यूशन है ये अल्कलाइन है टू द लिटमस, राइट। चलो ये लिख दिया हम लोगों ने, अल्कलाइन है। फिर इसका एक्वियस सॉल्यूशन, अब सेकंड, इट स्वेल्स अप टू अ ग्लासी मटेरियल व्हाई ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कुछ याद आ रहा है, कौन सी चीज ऐसे स्वेल हो रही थी और उसके बाद फिर और हीट करने पर कुछ ग्लासी मटेरियल बनानी थी, राइट, बोरैक्स बीड, यस। तो एक्स क्या होगा फिर, बोरैक्स, मिल गया। तो चलो अब ये भी लिख देते थोड़ा सा, एक्स को हम लोग अगर हीट कर रहे हैं तो हमें ग्लासी मटेरियल मिल रहा है वगैरह वगैरह। ओके, चलो तो ग्लासी मटेरियल क्या है, वाई है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन concentrated H2SO4 is added to a hot solution of X। अब इसी X में हम लोग concentrated H2SO4 डाल देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, बोल रहे हैं हमें मिलेगा व्हाइट क्रिस्टल ऑफ एन एसिड Z। तो एसिड मिल रहा है, देखते हैं कौन सा एसिड मिल रहा है। और पूछ क्या रहे हैं हम लोग को, इक्वेशंस लिखो सारे के सारे रिएक्शंस के लिए और बता दो XYZ क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो X हम लोग ने तो ढूंढ ही लिया है, क्या है, बोरैक्स है। तो X हमारा बोरैक्स। अब बोरैक्स मतलब Na2B4O7.10H2O, राइट। बोला क्या है, इसका एक्वियस सॉल्यूशन, इसको हम लोग अगर पानी में डाल रहे तो बोल रहे कि ये अल्कलाइन है। कैसे, हमें पता है, देखो ये बोरैक्स जो है ये सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का। देखो Na है यहाँ पे, तो Na आया था NaOH से, ओके। और ये जो B4O7 है ये आया है टेट्राबोरिक एसिड से, H2B4O7 से, ओके। तो देखो ये इस चीज से, ये इस चीज से, NaB4O7, देखो NaB4O7 ऐसे। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। अब हमें तो पता ही है कि जब जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ होता है उसको हम लोग अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, OH माइनस आयंस एक्सेस में हो जाते हैं पानी में, राइट। OH माइनस आयंस रिलीज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये तो बेचारा जल्दी डिसोसिएट होगा नहीं, ज्यादा डिसोसिएट होगा नहीं। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो एकदम रेडीली डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस में, OH माइनस में, राइट। अब ये ऐसे रेडीली डिसोसिएट हो जाएगा, ये रेडीली डिसोसिएट नहीं होगा H प्लस में, तो जितने भी H प्लस बनेंगे ये तो OH माइनस उसको खा ही देगा ना, खा देगा मतलब न्यूट्रलाइज ही कर देगा, और बचेंगे क्या फिर एक्सेस में हमारे OH। तो इसीलिए सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है। टू लिटमस डाल देंगे अल्कलाइन हो जाए, मतलब दिखेगा हम लोग को, राइट। हम लोग अगर ब्लू लिटमस डाल रहे, सॉरी रेड लिटमस डाल रहे हम लोग, तो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन अल्कलाइन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा X है। चलो आगे बढ़ते हैं, X को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब इसी को हम लोग Na2B4O7 को बोल रहे हैं हीट करेंगे तो स्वेल हो जाता है। स्वेल हो जाता है मतलब उसमें से 10 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और ये हो जाता है Na2B4O7 मिल जाता है। उसको हम लोग फिर से हीट करते रहेंगे तो हमें मिल जाएगा बोरैक्स बीड, ओके। NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस इन दो चीजों को मिलकर हम लोग बोरैक्स बीड बोलते हैं, B2O3, ओके। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो देखो Na2 है तो Na2 हो जाएंगे यहाँ पर, B2 है तो B4 चाहिए हमें, B2 B4 मतलब B यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 4 हो गए, O7 तो 4 + 3 7, खत्म। तो ये हमारा है Y पूरा का पूरा, ओके, मिल गया, Y भी मिल गया। फिर व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड, ओके, तो Y हमारा बोरैक्स बीड है, ये तो हम लोग को पता ही है। अब इसमें Na2B4O7.10H2O में बोल रहे हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो क्या हो रहा है, एसिड मिल रहा है हमें, ओके। एसिड Z जिसके व्हाइट क्रिस्टल्स है जो सेपरेट आउट हो रहे हैं। कौन सा एसिड बन रहा है,
बोरिक एसिड बन रहा है H3BO3। ओके, इसके साथ क्या होगा, देखो HB इस H और B बोरिक एसिड बना रहे, राइट। फिर Na और SO4 क्या करेंगे भाई साहब, ये भी सॉल्ट बना देंगे Na2SO4, करेक्ट। और पानी भी निकलेगा, चलो वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, हाँ ये वाला रिएक्शन हम लोग ने बैलेंस नहीं किया था, इसको भी बैलेंस कर देंगे ठीक से। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 10H2O है, 2 Na लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर 2 Na ले लेंगे। B4 है तो B4 ऑलरेडी है, बाकी का H और OH कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पर हम लोग 8H2O ले लेते हैं। ओके, तो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा, आप देख सकते हो बैलेंस करके। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं, ये जो रिएक्शन है इसको भी हम लोग बैलेंस कर देते हैं अभी ठीक से। तो देखो B4 है तो हम लोग ने 4 यहाँ पर ले लिया ताकि B4 हो जाए। Na2 ठीक है, SO4 भी ठीक है। अब बचे क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो होगा क्या, इसमें से हम लोग यहाँ पर मैं 5H2O लिख देता हूँ, तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ हमें Z मिल रहा है जो हमारा एसिड है, इसके व्हाइट क्रिस्टल्स सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो देखो X ढूंढ लिया हम लोग ने। ओके, ये है हमारा X बोरैक्स, फिर Y ढूंढ लिया बोरैक्स बीड, और Z भी ढूंढ लिया बोरिक एसिड, खत्म, उसके रिएक्शंस भी लिख दिए। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर, ओके, सबसे पहला, अब रिएक्शन देख के तो बहुत मजा आ जाता है। चलो अब इन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को लगा के, दिमाग लगा के थोड़ा। तो देखो BF3 और LiH है, तो BF3 मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में, क्या बनेगा, डाइबोरेन बनेगा। तो चलो बना दो डाइबोरेन। तो डाइबोरेन मतलब B2H6, फिर बोरेन मतलब बोरॉन जो है और हाइड्रोजन जो है वो तो यूज हो गया डाइबोरेन में। अब बचा क्या, लिथियम और फ्लोरीन, चलो यूज करो उसको भी, लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा। अब दो बोरॉन है तो 2 आ गए यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन है 6, फिर लिथियम फ्लोराइड तो 6 लिथियम 6 फ्लोरीन 6 लिथियम फ्लोराइड, खत्म। अब इसी डाइबोरेन को हम लोग को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। ये बोल रहा है चलो अभी मेरा वाटर के साथ रिएक्शन लिख दो। चलो अब डाइबोरेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बोरिक एसिड, यस। तो चलो बोरिक एसिड लिख दो H3BO3, इसके साथ हाइड्रोजन भी रिलीज होगा। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बोरॉन तो 2 बोरॉन आ गए, फिर 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन, फिर 12 और 6 18 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 6 और 12 18 हाइड्रोजन, खत्म। चलो अब NaH प्लस B2H6, ये कुछ खास रिएक्शन बन रहा था, याद आ रहा है। बोरॉन मतलब ये जो डाइबोरेन्स है इनकी खास रिएक्शन ये थी कि जो अगर मेटल हाइड्राइड्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो ये मेटल टेट्राहाइड्रिडोबोरेट बना रहे थे कुछ ऐसे। देखो मेटल टेट्राहाइड्रिडोबोरेट, ओके, ये तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है, आप अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने पर फिलहाल तो आप ये याद रख लो कि मेटल टेट्राहाइड्रिडोबोरेट बनाता है, और ये अगर मेटल सोडियम होगा तो सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट होगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं इन्हें बोरोहाइड्राइड्स भी, ओके, अगर सोडियम होगा तो हमारा मेटल, ओके। अब बना देते हैं, तो चलो टेट्राहाइड्रिडोबोरेट मतलब नाम से तो पता चल रहा है, देखो टेट्राहाइड्रिडो 4H बोरेट B ऐसे कुछ, ओके। फिर इसके ऊपर होगा -1 चार्ज, क्योंकि देखो बोरॉन के ऊपर तो +3 है, ये तो -1 लेके आ जाएगा, बहुत ही एंटिक, मतलब -1 लेके आएगा तो 4 हो जाएंगे, तो 4 -4 हो जाएगा, तो +3 -4 -1। अब यही -1 की वजह से सोडियम आ जाता है यहाँ पर इसकी कमी पूरी करने के लिए +1 होके, ओके। अब रिएक्शन में देखो थोड़ा सा ध्यान से, 2 बोरॉन दिए हुए मतलब 2 बोरॉन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 लगेंगे, तो 2 डाल दिया हम लोग ने। अब 2 Na है तो 2 Na कर दो। अब 2H हो गए, 6H हो गए, 8H हो गए, देखो 4 2 8 बरोबर एकदम खत्म। तो ये अपना बनेगा सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट, ओके। अब जो बोरिक एसिड है इसको हीट करने पर हमें पता है मेटाबोरिक एसिड मिलता है, फिर और हीट करेंगे तो बोरिक एसिड बोरिक ऑक्साइड मिलता है, राइट, या फिर बोरिक एनहाइड्राइड, ये हम लोग ने अच्छे से देखा है एक सवाल में, ओके, पूरा का पूरा रिएक्शन, तो आप जाके देख सकते हो उसे। फिर एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी देखा हम लोग ने एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर में, ओके, क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ओके, सोडियम एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, राइट, उस कॉम्प्लेक्स में ऐसा बन जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम वाले क्वेश्चन में। चलो अब देखते हैं ये लास्ट वाला B2H6 प्लस NH3, ओके। ये रिएक्शन कुछ मजा आएगा देखो इसको करने में, क्योंकि देखो डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग ही कंपाउंड बना देता है। देखो ये कुछ ऐसा बन जाता है B2H6.2NH3, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल से वो जुड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ना कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, देखो BH4, ओके, माइनस
और प्लस में क्या होगा, अभी देखो जो बचे हुए उनको डाल देंगे हम लोग अंदर। तो देखो बी एक बच गया है, 4 H यहाँ पर गए तो 2 H यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल से तो हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं। ओके, BH2NH3 2। ओके, अब ये जो है ये बनेंगे बोराजीन, B3N3H6। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है। ओके, अब इसके साथ रिलीज होगा हाइड्रोजन भी। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। देखो, तो शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से। तो 3 नाइट्रोजन है यहाँ पर, देखो 2 नाइट्रोजन है तो इनको 6 करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो 6 करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे, ये हो गए 6। यहाँ पर 6 करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे 3। तो देखो N2 2 3 6। अब बाकी की चीजों को चलो बैलेंस कर देते हैं। तो चलो देखो 2 3 6 भी है तो 3 भी, और यहाँ पर 3 भी हो गए 6 भी बरोबर एकदम। फिर अब बचे क्या, अब नाइट्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, अब हाइड्रोजन बच गए। तो हाइड्रोजन कितने ही इसमें उतने ही यहाँ पर डालने पड़ेंगे अपने को अभी। तो चलो 4 ये है तो 4 3 12 हो गए। ओके, और इस वाले कॉम्प्लेक्स में से 2 यहाँ पर है तो 3 2 6 और 3 2 6। ओके, और ये 6 3 18, मतलब देखो ये 2 3 6 ये हो गए, और ये वाले देखो 3 2 6 और 6 3 18, 18 बन गए। तो टोटल कितने हो गए, 36 हो गए, राइट। तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो 2 6 12 होता है। ओके, और 12 की जरूरत, 4 की जरूरत है हमें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 12H2 कर देंगे। ओके, तो पूरा का पूरा रिएक्शन अब बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने ये 3 लिए तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 3 ले लेंगे, राइट। तो अब इस तरफ आ जाते हैं। देखो कितने लगे हम लोग को, B2H6 3 लगे तो हम लोग यहाँ पर 3 B2H6 ले लिए। और कितने अमोनिया, 3 2 6 अमोनिया, तो यहाँ पर आ गए हम लोग 6 अमोनिया। तो कुछ ऐसा बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। ओके, तो ये हम लोग को मिल रहा है, ये है हमारा बोराजीन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गिव वन मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एंड वन फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ईच। तो चलो एक एक करके देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। ओके, तो पहले हम लोग जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से शुरू करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन के चैप्टर में, राइट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कोक है उसको रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ, राइट, एकदम हाई टेम्परेचर वाले। तो हाई टेम्परेचर मतलब कितना, 473 केल्विन, 21273 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए हमें। ओके, इसके बीच रेंज में। और क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। देखो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 रिलीज हो जाएगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं सिन गैस, सिंथेसिस गैस, वाटर गैस, सब कुछ पढ़ा है हम लोग ने इसके बारे में। ओके, तो ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। लैब में अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो आपके लैब में अगर आपके पास HCOOH, ये तो आपको पता होगा कि नहीं पता अभी तक फिलहाल, ऑर्गेनिक में ये एसिड के साथ आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए रहेंगे, ये होता है फॉर्मिक एसिड। पर रियल लाइफ में तो आपको पता ही होगा इस एसिड के बारे में, चींटी जब काटती है तब दर्द इसी की वजह से होता है। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है हम लोग क्या करेंगे, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब इसमें से हाइड्रेशन, पानी ही, पानी निकाल देंगे बाहर। कैसे निकाल देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे हम लोग। ओके, और 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं, ऐसे समझ लो 373 केल्विन पर, राइट, यही होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से होगा क्या, पानी निकल जाएगा, HO निकल जाएगा। तो देखो वाटर बाहर, बचेगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ओके, चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियली तो इसे बहुत मस्त एकदम प्रिपेयर किया जाता है। कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट को लो, मतलब लाइमस्टोन को लो और उसको हीट कर दो तो क्या होगा, एकदम मस्त कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, उसे हम लोग ले लेंगे, राइट। ऐसे प्रिपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड को। लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसी को लो, कैल्शियम कार्बोनेट को लो। ओके, लैब में डाइल्यूट HCl तो होगा ही, ये तो संभव ही नहीं कि डाइल्यूट HCl नहीं होगा लैब में। तो ये डाइल्यूट HCl को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, ये कुछ 2 क्लोरीन लग रहे तो यहाँ पर 2 क्लोरीन ले लिए, 2 H तो वैसे भी है यहाँ पर। ओके, CaCO3 में देखो Ca तो है, बैलेंस हो रहा है, CO तो गया यहाँ पर, मतलब बैलेंस करने के लिए हम लोग ने ऐसे समझ रहे कि यहाँ से एक O है 2 H के साथ और CO2। ओके, तो बैलेंस्ड है पूरा रिएक्शन, पूरा का पूरा, आप चेक कर सकते हो, खत्म। चलो
देखते हैं नेक्स्ट सवाल, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज, ओके। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 30 में ही देखा था कि बोरैक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसे था, अल्कलाइन था, क्योंकि OH- आयंस एक्सेस में रिलीज हो रहे थे उसके एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है वगैरह वगैरह। तो अच्छे से हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखा था विद रिएक्शंस, तो आपने तो देखा ही है क्वेश्चन नंबर 30 में स्टार्टिंग में वो। तो इसलिए तो हम लोग को तो पता ही है कि क्या है एक्वस सॉल्यूशन बोरैक्स का, अल्कलाइन। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक, तो अल्कलाइन है मतलब आपको तो पता ही है, अभी अल्कली और बेस के बीच में का डिफरेंस तो पता ही है। अब अल्कलाइन है मतलब सीधा सीधा बेसिक ही है, राइट, क्योंकि सब अल्कलीज तो बेस ही होते हैं, तो खत्म बेसिक। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बोरिक एसिड इज पॉलीमरिक ड्यू टू। तो हम लोग ने प्रीवियस एक सवाल में बोरिक एसिड का एकदम इन डिटेल स्ट्रक्चर देखा था अच्छे से, कि कैसा उसका स्ट्रक्चर बन रहा था, क्या हो रहा था, ओके, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है उसका। अब वो पॉलीमरिक क्यों है, क्योंकि एक जो यहाँ पर दिख रहा है जैसे आपको कि एक जो बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, मैंने उसको रेड बॉर्डर कर दिया है जानबूझ के, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो एक जो बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है और दूसरे बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में बीच में देखो क्या हो रहा है, हम लोग ने ये भी पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बस इन हाइड्रोजन बॉन्ड से एक बोरिक एसिड दूसरे बोरिक एसिड से मिल रहा है, दूसरा इससे मिलेंगे, ये इससे मिलेगा, और ऐसा बन के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन रहा है इनका। तो आंसर क्या होगा, हमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, ओके, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज, ओके। तो अब डाइबोरेन का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा है, मैंने पढ़ाया आपको प्रीवियस सवालों में, आप जाके देख सकते हो। तो उससे तो इतना पता ही चल जाएगा फटाक से एकदम कि क्या है बाबा बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, उसी से तो शुरुआत हो रही है सब कुछ। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से 3 फील्ड होते हैं, एक वेकेंट होता है। तो बस समझ में आ गया कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बोरॉन का है हाइब्रिडाइजेशन डाइबोरेन में sp3। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, थर्मोडायनामिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, ओके। तो ऑप्शंस क्या दिए हम लोग को, डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, कोल। हम लोग ने तो चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ग्राफाइट होता है सबसे ज्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल फॉर्म कार्बन का, इसीलिए तो हम लोग उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं, राइट। डायमंड का कुछ 1 पॉइंट में होता है, फ्लोरीन का कुछ 37, 38 ऐसा कुछ हो जाता है, राइट। तो बस चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, ओके। अब ये ऑप्शंस देख के तो आपको पता चल जाएगा, देखो, फॉर्म M2+ एंड M4+ आयंस। अब हमें तो पता ही है कि ये M2+ M4+ आयंस मतलब M4+ आयंस तो नहीं बनते, राइट, क्योंकि इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, चारों का आयोनाइजेशन मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन सारों का सम कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो M4+ आयंस बनाने की कोई बात ही नहीं, ओके। इसमें देखो M4+ आयंस और ये फिर M2- आयंस, तो ये यहाँ पर तो बनते ही नहीं M4+ आयंस, और यहाँ पर देखो M2- आयंस, ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं होता, ओके। फिर एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 ओनली, +4 करते पर +4 सिर्फ +4 नहीं करते ना यार, ये भी होता है, देखो, एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +4, यस, ये होता है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप 14 वाले एलिमेंट, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं कि लेड या फिर टिन, तो लेड का +2 वाला स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। टिन का, जर्मेनियम का +4 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये +4 +2 दोनों भी एग्जिबिट करते हैं, हमें पता ही है। चलो अब देखते हैं लास्ट सवाल इस चैप्टर का, if the starting material for the manufacture of silicones is RSiCl3, write the structure of the product formed, okay। तो हम लोग को पॉलीमर बनाना है, राइट। अब पॉलीमर बनाना है तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा नया होगा आपके लिए, आप पहली बार ही शायद देख रहे होगे, मतलब पॉलीमर तो आपको पता ही होगा, पर पॉलीमर कैसे बनाते हैं अब हम लोग, रिएक्शन कैसे होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, मजेदार है बहुत, ये इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा बहुत। तो शुरू करेंगे हम लोग, देखो, सिलिकॉन से ही समझने के लिए। सिलिकॉन तो हमें पता ही है ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होता है, और ये बनता कैसे, इनके जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं ये होते हैं अल्काइल या फिर अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स, ओके। तो जनरल फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Rn और फिर 4- n, तो हम लोग ने अगर एक R ले लिया तो 4- 1 3 Cl लेने पड़ेंगे, ओके। Si को 4 ग्रुप अटैच्ड है ऐसे, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक R ले रहे हैं तो देखो 3 Cl जुड़ रहे हैं, ओके, 1 तो 1, 4- 1 3, तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, हमें बोल रहे हैं, और बोल रहे कि बताओ अभी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, राइट। तो अब इस स्टार्टिंग मटेरियल को हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो Si को मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, Cl, ओके, नीचे R। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, राइट। तो हम लोग लेंगे वाटर, तो मैं जानबूझ के इसको ऐसा लिख रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको।
तो देखो यहाँ पर 3 Cl है तो हम लोग 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे समझ लो कि ये जो 3 OH ग्रुप्स है ये सिलिकॉन को अटैच होंगे Cl की जगह पर। ओके, तो ये जो सिलिकॉन है इन Cl की जगह पर ये 3 OH ग्रुप आ जाएंगे ऐसे। ओके, और ये 3 जो H है ये 3 Cl को चुरा के लेके जाएंगे और HCl बना देंगे। चलो 3 HCl। अब यहां पर नीचे R तो ऐसे ही है बेचारा, ये तो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब इसका होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब ये क्या होता है भाई? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब, अब पॉलीमराइजेशन मतलब इसके बहुत सारे ऐसे यूनिट्स आ जाएंगे, ऐसे ही इसके जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एक साथ। बोलेंगे चलो अब हम लोग मिलते हैं मतलब बस ऐसे हैंडशेक नहीं करते, वो जुड़ जाते हैं भाई। तो जुड़ते कैसे हैं? कंडेंसेशन मतलब पानी निकल के। तो इनमें से ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होके, उसी को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, तो कैसे जुड़ेंगे अब ये लोग? तो थोड़ा ये स्ट्रक्चर देखने के लिए थोड़ा ध्यान देना। अब बना कैसे रहा हूं मैं, इसे समझना है बस। ओके, तो क्या कर रहा हूं मैं, इस R को ऊपर ले जा रहा हूं। ओके, ऊपर, तो ये OH नीचे आ जाएगा, बस इतना ही चेंज कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये OH नीचे लेके आया। अब इसी के जैसे मैं और 2 लिख देता हूं साइड में। ओके ओके, अब क्या करूंगा, इसको मैं उल्टा करूंगा, मतलब ये जो R है नीचे आ जाएगा, OH ऊपर जाएगा। अब बोलो क्या कर रहे हो यार सर आप, थोड़ा ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। देखो अभी तो देखो Si को ऐसे ही रख रहा हूं मैं, R को नीचे लेके आऊंगा। ओके, OH को ऊपर लेके आ गया, ये OH वैसे ही दोनों भी साइड वाले। ओके, तो इसी मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे उल्टा कर दिया, R नीचे आ गया, ये OH तो वैसे के वैसे, ये OH ऊपर आ रहा है ये वाला। ओके, उल्टा लिख दिया। अब मैं सेम ऐसे ही और 2 लिख देता हूं। ओके, फटाफट। ओके, ये R है, गलती से OH हो गया, तो R है ये। अब ये पूरे बन गए। ओके, अब क्या होगा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये साइड पर एक और सिलिकॉन ले लिया मैंने, यहां पर एक OH ऐसे रख देता हूं, ऊपर ऐसे OH और नीचे ऐसे OH, और ये जो R है उसको इस साइड लेके जा रहा हूं मैं अभी, इसको इस साइड लेके जा रहा हूं। ओके, इस मॉलिक्यूल में। ओके, जानबूझ के लेके जा रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर में। तो ये Si ऊपर OH, यहाँ पर R ऐसे, यहाँ पर OH नीचे ऐसे, यहाँ पर OH ऐसे। चलो हो गया। अब गेम होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बोलेंगे कि चलो बाय बाय। अब ये हमें ये सब बोलेंगे कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है, बस ऐसे थोड़ी टाइम पास करने के लिए खड़े रहेंगे। अब जुड़ना है तो जुड़ेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान देना। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा, देखो ये जो है मॉलिक्यूल, ये वाला पूरा, ये इसके साथ यहां से जुड़ रहा है, देखो HOH निकल गए ऐसे वाटर। सेम यहां पर भी ऐसे जुड़ेगा, HOH ऐसे। सेम ये भी यहां पर ऐसे कुछ जुड़ेगा, देखो HOH। ओके, ये नीचे वाले भी एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ ऐसे पकड़ लेंगे एक दूसरे को। चलो, तो ये भी ऐसी HOH, आपकी मर्जी, आपको यहाँ से OH लेना है, यहाँ से H लेना है, कुछ भी कर लो। तो HOH यहाँ पर ऐसे गया, फिर HOH, फिर से यहाँ से भी HOH, ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब ये हो इनकी बात, ये तो एक लाइन में आ गया, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ रहे। अब ये भी बोलेंगे, ये ऊपर वाला बोलेगा मुझे नीचे वाले के साथ भी तो जुड़ना है यार, मैं जुड़ सकता हूँ कैसे, देखो यहाँ पर भी OH और OH है, तो यहाँ पर भी देखो एक H और OH निकल जाएंगे, सेम H और OH निकल जाएंगे ऐसे। देखो यहाँ पर भी H और OH ऐसे निकल जाएंगे, HOH ऐसे निकल जाएंगे, राइट। अब ये वाला जो OH है, देखो ये भी तो कोई, इस साइड भी कोई तो होगा, राइट, इस साइड भी होने वाले, तो इस साइड जो भी है उसके पास भी OH ग्रुप है, तो इसका भी समझ लो ऐसे H जा रहा है, वो वाला OH दे रहा है, ऐसे समझ लो। ओके, तो ये भी ऐसे निकल जाएगा, ये भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा। ओके, अब यहां पर भी देखो सारे OH को एकदम इन्वॉल्व कर दो, यहां पर भी देखो यही कर देंगे हम लोग। ऊपर वाला भी समझ लो, और एक मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है, तो ये भी उसका H और ये OH लेके जाएगा, ये H OH ऐसे कर लो, कोई भी कर लो, ये H ले लो उनको, ये वाला OH ले लो, कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल बस निकालना है। ओके, यहां से भी कुछ ऐसा, तो मैं समझो H निकाल रहा हूं, यहां पर आ रहा है OH। ओके, नीचे से। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा ठीक से कर दूंगा इसको, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, अब थोड़ा ध्यान से देखना रब करने के बाद क्या हो रहा है, क्या मैजिक हो रहा है। तो अब देखो मैंने वो सारे HOH मतलब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को भगा दिया। अब क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पर ऐसा बॉन्ड बन रहा था, ये इसके साथ जुड़ रहा था, देखो ये इसके साथ जुड़ रहा है ऐसे, राइट, ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है। आप भी ऐसे ट्राई करके, आप भी करके देखो और इरेज कर देना, तो इरेज करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये मैं क्या ऐसे क्यों कैसे जोड़ रहा हूँ ये। ओके, ये यहाँ पर नीचे किसके साथ तो बना रहा था, ये इसके साथ जुड़ रहा था ऐसे। ओके,
ये भी ऐसे जुड़ रहा था, ओके, तो ये ऊपर ऐसे किसके साथ तो बना देगा, ओके। तो चलो हो गया पूरा, और यहाँ पर भी ये भी कुछ ऐसे यहाँ पर जुड़ रहा था, ये भी देखो, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया। तो ऐसा कुछ देखो, यहां से भी जुड़ रहा है, इस ऑक्सीजन से भी, यहां से भी जुड़ रहा है, नीचे से भी जुड़ रहा है, तो कुछ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन रहा है, ओके। तो हम लोग ने बना दिया, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, और ये है क्या, ये है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, ओके। एकदम जादू जैसा ही रिएक्शन है, राइट। तो इसके साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक भी आ गए, और हम लोग ने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब भी देख लिए, ओके। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको समझ में आए होंगे सारे सवालों के जवाब एकदम। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।